बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अरसे बाद अब हम दोबारा मिल रहे हैं इंग्लिश विद सर नवेद नकवी पर। दिस इज़ योर चैनल, आपका चैनल है और आपके लिए हाजिर है। आज नवेद नकवी आपके सामने लेकर हाजिर हुआ है एक ऐसा टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था प्रीवियसली, फिगर्स ऑफ स्पीच FS1। अब FS2 की बारी है, फिगर्स ऑफ स्पीच का सेकंड लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था सिमिली, मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन, और आज हम दो फिगर्स ऑफ स्पीच ख़ास तौर से पढ़ेंगे। और ये वैसे तो राइटिंग स्किल में बड़ी इम्पोर्टेंट है, लिटरेचर में इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा। और आप देखेंगे कि CSS के एग्ज़ाम्स में और ख़ास तौर से SPSC के एग्ज़ाम, CSS में नहीं, SPSC के एग्ज़ाम्स में, जो SPSC और FPSC के या PPSC के एग्ज़ाम्स होते हैं लेक्चरशिप के, उसमें इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस में इन चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं क्या है ये फिगर्स ऑफ स्पीच में। हम आज करेंगे एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या चीज़ है? ये उर्दू में कहलाती है सुनते तकरार। लिखते हैं सनत, पढ़ते हैं सुनत, सुनते तकरार। ये तकरार का क्या मतलब है? तकरार भी कहते हैं और बाज़ उर्दू अदब की किताबों में इसे तकरीर भी कहा गया है। सुनते तकरीर गर्ज़ मुकर्रर होने से है। मुकर्रर का मतलब है रिपीटिशन। जैसे हम अक्सर टेलीविज़न पर देखते हैं ना, नशरे मुकर्रर, मुकर्रर है वो, मुकर्रर नहीं है, नशरे मुकर्रर यानी दोबारा नशर किया जा रहा है। तो रिपीटिशन को कहते हैं हम तकरीर या तकरार, दोनों अल्फाज सही हैं। एलिट्रेशन कहते हैं इंग्लिश में। एलिट्रेशन में है क्या? एलिट्रेशन इज़ अ लिटरेरी डिवाइस, इट रिफ्लेक्ट्स रिपीटिशन, रिपीटिशन इन टू और मोर नियर बाय सक्सेसिव वर्ड्स। करीब करीब या लगातार अल्फाज के अंदर रिपीटिशन होती है। किन चीज़ों की? कॉन्सोनेंट की, इनिशियल कॉन्सोनेंट्स की, फर्स्ट साउंड की। और मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है साउंड, नॉट लेटर्स। साउंड की रिपीटिशन होती है, लाजमी नहीं कि लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, साउंड रिपीट हो रहे। बाज़ लेटर्स रिपीट हो रहे होते हैं मगर एलिट्रेशन नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन इनिशियल साउंड्स रिपीट हो रही हूँ, ठीक। मैं अभी एग्जांपल दूंगा इसकी आगे चलकर। आपने बहुत सारे नाम देखे होंगे चीज़ों के, जैसे कोका कोला। अब कोका कोला में क की साउंड जो है वो रिपीट हो रही है, एक नाम को खूबसूरत बनाने के लिए। इसको असल में होता क्या है कि इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए, एक ड्रामेटिक इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए, या मैं कहूँगा कि किसी चीज़ को ज़्यादा पुरज़ोर बनाने के लिए, एम्फैटिक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है एलिट्रेशन को, कि वो ज़्यादा एम्फैटिक हो या कोई ख़ास इफ़ेक्ट जनरेट करने के लिए, ठीक है ना। तो कोका कोला, डंकिन डोनट्स। अब बोलने में भी अच्छा लग रहा है, डंकिन डोनट्स, तो दोनों मरतबा ड की आवाज़ रिपीट हो रही है। डिपिन डॉट्स, डोनाल्ड डक, बग्स बनी। तो ये नाम याद भी रह जाते हैं हमें, क्योंकि इनमें रिपीटिशन बड़ी खूबसूरत अंदाज में इस्तेमाल हो रही होती है। लिटरेचर में एडगर एलन पो, बहुत बड़ा पोइट, इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बड़ा नाम। एडगर एलन पो का की एक पोम है द रेवन। इसके अल्फाज हैं, वंस अपॉन अ मिडनाइट ड्रीरी व्हाइल आई पॉन्डर्ड वीक एंड वियरी। अब देखो वीक एंड वियरी, मैं यहाँ पॉइंट आउट करता चलूँ साथ साथ कहाँ कहाँ एलिट्रेशन यूज़ हो रही है। तो देखो वीक एंड वियरी में व की साउंड रिपीट हो रही है और अच्छा लग रहा है, वीक एंड वेरी बोलने में इफेक्टिव है। ओवर मैनी अ क्वाइंट एंड क्यूरियस वॉल्यूम ऑफ फॉरगॉटन लोर। क्वाइंट एंड क्यूरियस, क्वाइंट एंड क्यूरियस बोलने में भी बड़ा रिदमिक लग रहा है, क्वाइंट एंड क्यूरियस। हालांकि यहाँ क्यू है वहाँ सी है, तो लेटर्स का रिपीट होना शर्त नहीं है, शर्त है साउंड्स का रिपीट होना। क्वाइंट एंड क्यूरियस बोलने में बड़ा रिदमिक लग रहा है। While I nodded nearly napping, अब nodded nearly napping, suddenly there came a tapping। तो nodded nearly napping, तो n की साउंड जो है वो रिपीटिशन हो रही है और बड़ी खूबसूरत लग रही है इस रिपीटिशन में, ठीक है ना। तो बहुत से
जगहों पर हम पोइट्री में ख़ास तौर से एलिट्रेशन देखते हैं, ठीक है ना। पोइट्री के अलावा नॉर्मल लाइफ में भी एलिट्रेशन हमें सिंपली नज़र आ रही होती है, हम गौर नहीं करते। उर्दू शायरी में भी इसकी मिसाल है हमारे पास। जैसे एक शेर लिखा है, उर्दू में तकरार इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होती है। जैसे एक आपने सुना होगा, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है ना। तो वो एक ही लफ्ज़ की तकरार, उर्दू में पूरे लफ्ज़ की तकरार होती है, सिर्फ एक साउंड की नहीं। इंग्लिश लिटरेचर में मैं आपको मिसाल दूँ, फ्रॉम अ रेलवे कैरेज बाय रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन। उसने एलिट्रेशन को यूज़ करके एक ख़ास साउंड इफ़ेक्ट क्रिएट करने की कोशिश की है। जैसे फ्रॉम अ रेलवे कैरेज में, क्योंकि एक पोइट है जो रेलवे कैरेज में बैठा हुआ है, खिड़की से बाहर देख रहा है, चीज़ें गुजर रही हैं, तो वो ट्रेन में बैठा हुआ है, तो वो ट्रेन का इफ़ेक्ट, साउंड इफ़ेक्ट जनरेट करने के लिए अल्फाज इस्तेमाल करता है। जैसे कहता है, फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन विचेज़, हाउसेज एंड ब्रिजेज़, हैजेस एंड डिचेज़। अब ज़रा अल्फाज देखिएगा, मैं उन अल्फाज को तेज़ी से अगर अदा करूँ तो आपको महसूस होगा कि हाँ, वाकई एक साउंड इफ़ेक्ट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन विचेज़, विचेज़, हाउसेज एंड ब्रिजेज़ एंड हैजेस एंड डिचेज़। तो ये हैजेस एंड डिचेज़ एंड ब्रिजेज़ एंड हैजेस एंड डिचेज़ एंड ब्रिजेज़, तो ये ख़ास तौर से साउंड इफ़ेक्ट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जो ट्रेन से रिजेंबल करता है। तो एलिट्रेशन बड़ी खूबसूरत चीज़ है, इसमें आप अल्फाज में आवाज़ भी भर सकते हैं, बड़ी खूबसूरत चीज़ है। उर्दू में जैसे आप देखिएगा, तौबा के टूटने का भी कुछ कुछ मलाल था। अब यहाँ कुछ कुछ, हालांकि सिर्फ एक कुछ से काम चल सकता था, लेकिन इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, तौबा के टूटने का भी कुछ कुछ मलाल था, थम थम के सोच सोच के शर्मा के पी गया, थम थम के सोच सोच के। तो ये है उर्दू में सुनत तकरार, और इंग्लिश में रिपीटिशन ऑफ साउंड जो है, दैट इज़ एलिट्रेशन, मैंने आपको बताया। और अब सेकंड जो हम करने जा रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ ऑक्सीमोरॉन, सुनत तज़ाद जिसे हम कहते हैं उर्दू में, तज़ाद। तो आइए देखते हैं ये क्या होती है। जी, तो दूसरा है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन जो है ये हमारे यहाँ उर्दू अदब में कहलाता है सुनते तज़ाद। और तज़ाद का मतलब आप जानते हैं, टू अपोजिट थिंग्स, है ना, जो एक दूसरे की अपोजिशन में हो, ऑपोजिट हो, कॉन्ट्रोडिक्टरी हो। इसके जो लफ्ज़ी माना है ना ऑक्सीमोरॉन के, इसके लफ्ज़ी माना क्या है? इसके लफ्ज़ी माना ही यही है जिसे हम कहते हैं शार्पली डल, शार्पली डल या क्लेवरली स्टूपिड, शार्पली डल या क्लेवरली स्टूपिड। अब क्लेवरली स्टूपिड, तो क्या मतलब हुआ क्लेवरली स्टूपिड? क्लेवर और स्टूपिड दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रोडिक्टरी हैं। ऑक्सीमोरॉन की मीनिंग यही है। ऑक्सीमोरॉन यूज़ होता है, लिटरेरी टर्म है, कंबाइनिंग इन वन सेंटेंस कॉन्ट्रोडिक्टरी टर्म्स और आइडियाज़। दो कॉन्ट्रोडिक्टरी, एक दूसरे के मुखालिफ टर्म्स या आइडियाज़ को कंबाइन किया जाए खूबसूरती पैदा करने के लिए। आर्टिफाइस हाइटन्स द इफ़ेक्ट, ये आर्टिफिकेशन है जिसकी मदद से आप इफ़ेक्ट को हाइटन करते हैं, बुलंद करते हैं। बहुत ड्रामेटिक इफ़ेक्ट क्रिएट होता है इसका। आम गुफ्तगू में भी इस्तेमाल होता है। जैसे आम बोलचाल में आप कहते हैं एक्यूरेट एस्टिमेट, यानी बिल्कुल दुरुस्त अंदाज़ा। अबे दुरुस्त है तो अंदाज़ा कैसे, और अंदाज़ा है तो दुरुस्त। तो एक्यूरेट एस्टिमेट ये क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एक्यूरेसी और एस्टिमेशन दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, लेकिन एक साथ इस्तेमाल होता है तो बहुत मीनिंगफुल हो जाता है। जैसे हम कहते हैं अलोन टुगेदर, हम दोनों अकेले थे, हम दोनों थे और अकेले थे। तो ये, लेकिन इफ़ेक्ट जनरेट करने के लिए कि सिर्फ दो ही थे, इससे ज़्यादा कोई नहीं था, ठीक है ना। तो इसी तरह से ओनली ऑप्शन, दिस इज़ दी ओनली ऑप्शन। जब ओनली है तो फिर ऑप्शन कैसे? ऑप्शन तो वहाँ होगा जहाँ एक से ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो ये ओनली ऑप्शन, तो ये एक इफ़ेक्टिव पीस ऑफ लिटरेचर में यूज़ किया जाता है, जहाँ आप बहुत ज़्यादा अल्फाज की मदद से रीडर के माइंड पर एक इफ़ेक्ट जनरेट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर पोइट्री में बहुत है। जॉन कीट्स का मुझे एक यहाँ पे वर्ड्स मिल गया था,
कपलेट्स मिल गया था, तो उस कपलेट को मैंने यहाँ कॉपी किया है। जॉन कीट्स के कपलेट्स में ये मौजूद है, अ लिटिल नॉइसलेस नॉइज़ अमंग द लीव्स। नॉइसलेस नॉइज़, ये कैसा शोर है भाई? शोर है, एक ऐसा शोर है जो खामोशियों का शोर है। नॉइसलेस नॉइज़, देखो ना, अ लिटिल नॉइसलेस नॉइज़, यानी ऐसा शोर जिसके अंदर बिल्कुल भी शोर नहीं है, ये बहुत ही हल्का सा शोर है, ना होने के बराबर। नॉइसलेस नॉइज़ अमंग द लीव्स, बॉर्न ऑफ द वेरी साई दैट साइलेंस हीव्स, है ना, यानी पत्तों की सरसराहट की बात हो रही है, हवा के झोंके से। हर तरफ सन्नाटा है, पत्ते हल्के से सरसराते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत ही हल्की सी आह भरी है, जो साइलेंस हीव्स, जो साइलेंस पर, खामोशी पर एक बोझ बन गई है, बहुत भारी पड़ गई है। तो नॉइसलेस नॉइस ये क्या है? ये ऐसे है जैसे मुझे इस बात पर अपना ही एक शेर याद आ गया। मैं अपना शेर अर्ज़ करता हूँ। खामोशियों का शोर है, अब अल्फाज देखिएगा, तन्हाइयों की भीड़, है मेरे घर में आजकल मेला लगा हुआ। पढ़ के सुनाता हूँ मैं भी, बड़ा दिलचस्प तजाद है। खामोशियों का शोर है, अब खामोशियों का शोर क्या मतलब? यानी खामोशियों की इतनी इंतहा है कि वो खामोशी एक खुद एक शोर बन गई है। खामोशियों का शोर है, तन्हाइयों की भीड़। तन्हाइयों की भीड़, तन्हा और भीड़ दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, लेकिन एक साथ इस्तेमाल हुई। तन्हाइयों की भीड़ यानी तन्हाइयाँ इतनी ज़्यादा हैं कि सिर्फ तन्हाइयाँ ही तन्हाइयाँ नज़र आ रही हैं और कोई नज़र नहीं आ रहा, है ना। तो तन्हाइयों की भीड़, खामोशियों का शोर है, तन्हाइयों की भीड़, है मेरे घर में आजकल मेला लगा हुआ। तो ये सुनत तज़ाद का इस्तेमाल है, ऑक्सीमोरॉन जिसे इंग्लिश लिटरेचर में कहते हैं, और ये एक ऐसी लिटरेरी टर्म है जो ड्रामेटिक इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए और किसी लफ्ज़ को एम्फेटिक बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा ज़ोरदार पुरज़ोर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो ये दो लिटरेरी डिवाइसेस या फिगर्स ऑफ स्पीच हमने आज पढ़ी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद फिगर्स ऑफ स्पीच लेकर आऊँगा आपकी खिदमत में। बहुत सारी होती हैं और ख़ास मैं शुरू में लेकर चल रहा हूँ, फिर दूसरी वाली भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा Q&A का सेशन में लेकर आ रहा हूँ बहुत जल्द। बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो गए हैं स्टूडेंट्स के, तो उन सवालों को भी डिस्कस करेंगे और कुछ नए लेक्चर्स भी लेकर आऊँगा। ठीक है भाई। इसके अलावा सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन स्पीच की प्रैक्टिस की डिमांड आ रही है कि सर प्रैक्टिस करवाएं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में, कल से जो लेक्चर्स आएंगे उसके अंदर उनकी प्रैक्टिस भी शामिल होगी। ठीक है, सलामत रहें, शाद रहें, आबाद रहें।